The bill is passed by the constitutionally required majority. हेलो एवरीवन, विमेन रिजर्वेशन बिल 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से 2/3 बहुमत से पारित हो गया और उसके अगले ही दिन राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से पारित हो गया। लोकसभा में 454 वोट्स इसके फेवर में पड़े, वहीं 2 वोट इसके खिलाफ पड़े। बात करी जाए राज्यसभा की तो राज्यसभा में 214 वोट इसके फेवर में पड़े, वहीं एक भी वोट इसके खिलाफ नहीं पड़ा। अब इस महिला आरक्षण बिल में क्या क्या क्लॉजेज हैं, जो डिलिमिटेशन का क्लॉज इसमें ऐड किया है वो क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट इस बिल पर पड़ेगा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बिल पर क्या स्टैंड लिया और मेरा इस पर क्या ओपिनियन है, हम इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके अपना ओपिनियन रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, जो कि है विमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, इसमें क्या क्या क्लॉजेज ऐड किए गए हैं। तो पहला पॉइंट इसका ये है कि इस आरक्षण बिल के अनुसार लोकसभा में और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करी जाएंगी। यानी उन सीटों पर सिर्फ एक महिला कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकती है, चाहे किसी पार्टी के बैनर तले या इंडिपेंडेंट फॉर्म में। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जो SC/ST रिजर्वेशन ऑलरेडी पार्लियामेंट और विधानसभाओं में है, उसका 33% हिस्सा भी महिलाओं को दिया जाएगा, पर सिर्फ SC/ST वुमेन को। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि ये आरक्षण बिल 15 सालों के लिए लागू रहेगा। उसके बाद सरकार चाहे तो फिर एक बार बिल लाकर इसे 15 साल के लिए पुनः लागू कर सकती है और इसी तरह से बार बार कर सकती है। और चौथा पॉइंट इसका ये है कि इसमें डिलिमिटेशन का क्लॉज ऐड किया है, यानी इसी के बाद ही ये एप्लीकेबल होगा। और पांचवा पॉइंट इसका ये है कि डिलिमिटेशन के साथ ही सीटों का रोटेशन होगा, यानी हर 10 साल में सेंसस होता है और सेंसस के बाद ही डिलिमिटेशन होता है, तो 10 साल से पहले सीट्स का रोटेशन नहीं होगा, इतना कन्फर्म है। अब सवाल उठता है कि ये डिलिमिटेशन क्या है और इसका कैसा इम्पैक्ट इस बिल पर पड़ेगा। तो डिलिमिटेशन या हिंदी में जिसे हम परिसीमन कहते हैं, उसका अर्थ ये है कि सीटों को बढ़ाना आबादी के अनुपात में। वर्तमान में हमारी आबादी अनुमानित तौर पर 140 करोड़ है और सीटें मात्र 543 लोकसभा में, जो कि काफ़ी कम है। तो सीटों को आबादी के अनुपात में बढ़ाना हर राज्य में, जिससे ओवरऑल सीटें बढ़ेंगी लोकसभा में, बस यही है डिलिमिटेशन। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट इसका ये होगा कि जब सीटें बढ़ेंगी तो सीटों के अनुपात में ही 33% आरक्षण भी मिलेगा महिलाओं के लिए, लेकिन इसके लिए पहले सेंसस होना जरूरी है, जो 2021 में होना था, पर कोविड पैंडेमिक के चलते ये डिले हो गया। सरकार ने स्पेशल सेशन में कहा कि हम 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद सेंसस की प्रक्रिया शुरू करेंगे और अमूमन ये 2 साल लेती ही है और इसके बाद 26 में ये सेंसस की प्रक्रिया हो जाएगी, फिर डिलिमिटेशन कर देंगे। यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में विमेन रिजर्वेशन बिल एप्लीकेबल नहीं होगा, ये 2029 के लोकसभा इलेक्शन में ही एप्लीकेबल होगा और 26 के बाद होने वाले विधानसभाओं के चुनावों में भी ये एप्लीकेबल हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस बिल के इतिहास पे। तो 1952 में सबसे पहले डिलिमिटेशन किया गया और सीटें बढ़ाकर 500 करी गई। पार्लियामेंट में मैक्सिमम सीटें तब 500 हो गई। उसके बाद 1963 में हुआ, तब सीटें बढ़ाकर 522 करी गई। फिर 1973 में हुआ, तब सीटें बढ़ाकर 545 की गई। उसके बाद 1976 में इंदिरा गांधी ने डिलिमिटेशन पे 25 सालों के लिए रोक लगा दी और कारण दिया पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना। देखिए, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तभी जाकर डिलिमिटेशन हो पाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो डिलिमिटेशन के कारण सीटें भी बढ़ेंगी, तो हर राज्य चाहेगा ना कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बढ़े, जिससे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उसका बढ़े। ऐसे में अगर डिलिमिटेशन पे रोक लगा दी जाएगी तो हर राज्य चाहेगा पॉपुलेशन कंट्रोल हो, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आबादी ज़्यादा होगी, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो ऐसे में गरीबी बढ़ेगी। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए आबादी भी नियंत्रित रूप से होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, इसलिए डिलिमिटेशन को रोका गया पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। उसके बाद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 84th अमेंडमेंट वो लेकर के आए और इसको फिर अगले 25 साल के लिए स्टे कर दिया और कारण यही दिया फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। उसके बाद अब ये 2026 में होना है और ये होकर रहेगा, क्योंकि अब इसमें महिला आरक्षण बिल को कनेक्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ सदर्न स्टेट्स को भी इसका काफ़ी नुकसान है, क्योंकि सदर्न स्टेट्स की आबादी उतनी नहीं बढ़ी जितनी नदर्न स्टेट्स की बढ़ी है, खासकर यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे स्टेट्स की। तो इन स्टेट्स को बहुत फ़ायदा होगा और सदर्न स्टेट्स को नुकसान, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। और इनफैक्ट उन्होंने तो अच्छा काम किया था पॉपुलेशन कंट्रोल करके, फैमिली को प्लान करके, लेकिन अब उनको इसका नुकसान होगा, तो ये भी इसका एक विरोध है। लेकिन महिला आरक्षण बिल को इससे कनेक्ट करके डिलिमिटेशन को ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया गया है और इसी को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है।
पर मेरे अनुसार डीलिमिटेशन को कनेक्ट करने का रीज़न ये नहीं था विमेन रिजर्वेशन बिल से। रीज़न था मेल एमपीज़ को अपनी सीटें बचानी थी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए, अभी जो नई लोकसभा हमारी बनी है उसमें कुल नंबर ऑफ सीट्स 888 हैं। अभी खाली रखने के लिए तो नहीं बनी है, कोई ना कोई उस पर ज़रूर बैठेगा। अब आप सोचिए कि अगर डीलिमिटेशन के बाद लोकसभा की सीटें 888 कर दी जाती हैं 543 से बढ़ा करके, तो अब इसका 33% कैलकुलेट करिए तो वो होता है 293। तो इतनी सीटें महिला एमपीज़ के लिए रिजर्व होंगी, तो बाकी जितनी भी सीटें हैं 595 उस पर मेल फीमेल कोई भी लड़ सकता है, तो अधिकांश मेल एमपीज़ वहाँ पे लड़ेंगे। वर्तमान में अनुमानित 464 मेल एमपीज़ हमारी संसद में है। तो आप देखिए कि इन सब ने अपनी सीटों का जुगाड़ कर लिया, क्योंकि अगर मान लीजिए 543 जो लोकसभा सीटें हैं, अगर इन्हीं पर ही 33% आरक्षण लागू हो जाता तो बहुत सारे सिटिंग एमपीज़ की टिकट कट जाती और उनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। इसलिए इन्होंने अपनी सीटें बचाने के लिए ही डीलिमिटेशन को किया है, ना कि सदन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर ये 50 साल से डिले हो रहा है तो अब ना हो इसके लिए। अपनी सीटें बचाने के लिए ही डीलिमिटेशन किया गया। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक पे कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का इस पर क्या स्टैंड था। पहले हम भाजपा की करते हैं क्योंकि वो सरकार में है। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बिल महिलाओं को सशक्त करेगा, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएगा। वो संसद में महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करेंगी, इश्यूज़ की बात करेंगी, तो ये महिलाओं को सशक्त करेगा बिल, और इसलिए इसका नाम भी उन्होंने नारी बंदनीय अधिनियम रखा। अब मेरा सवाल है मोदी जी से कि अगर मोदी जी नारी बंदनीय होती हैं, वो पूजनीय होती हैं, इसका मतलब वो भगवान है आपके अनुसार, क्योंकि केवल भगवान ही बंदनीय होते हैं। तो अगर महिलाएं भगवान हैं आपके लिए, तो सिर्फ 33% सीटें ही क्यों आरक्षित करी, 100% सीटें आरक्षित क्यों नहीं करी? इस देश को भगवान चलाएं, इससे बेहतर हमारे लिए और क्या हो सकता है? क्या पता हम बाकी विश्वगुरु बन जाएं। तो आपको ये सवाल का जवाब देना चाहिए कि 100% सीटें आरक्षित क्यों नहीं करी गई महिलाओं के लिए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर नारी वंदनीय और पूजनीय है आपके लिए, तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में आपने सिर्फ और सिर्फ 12.6% महिलाओं को ही टिकट क्यों दिया? आप 33% छोड़िए, आप 20% महिलाओं को भी टिकट नहीं दे पाए, और आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। हकीकत तो ये है मोदी जी कि आप डरते थे कि कोई भी पार्टी जो आपका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ना लड़ जाए, जो मजबूत है उस सीट से, आपने उसको मना कर दिया क्योंकि वो पुरुष है किसी महिला को टिकट देने के लिए, और वो इंडिपेंडेंट लड़ गया और आपको हरा दिया उस सीट से। तो हो सकता है आप बहुमत नहीं पा पाए और आप उसी के आगे गड़गड़ाए जिसको आपने टिकट मना किया, इसलिए आप उसके लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा देंगे क्योंकि वो पुरुष है 33% सीटों पे, और ऐसा करके आप उसका फंडामेंटल राइट छीनेंगे। ये कोई महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये प्योर वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आप वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं महिलाओं का वोट पाने के लिए, ना कि नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन 2 सवाल उठाए। पहला तो ये कि ओबीसी आरक्षण इसमें क्यों नहीं दिया गया, और अगला सवाल ये कि ये 2024 से ही लागू क्यों नहीं किया गया। देखिए, महिला आरक्षण को लागू करना एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। इसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन की भी बात होगी और मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात होगी, और यही बात एमआईएम ने करी। असदुद्दीन ओबीसी ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया, इस पर सवाल उठाया और उन्होंने इसके खिलाफ वोट भी किया लोकसभा में। तो ये तो था पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड। अब हम आखिरी टॉपिक पर बढ़ते हैं कि मेरा इस पर क्या ओपिनियन है। तो देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन है इस बिल को लेकर, कई इसके समर्थन में है तो कुछ इसके विरोध में। मेरे अनुसार ये बिल बहुत गलत है और मेरे इसके पीछे 3 आर्गुमेंट्स हैं। पहला आर्गुमेंट तो ये है कि अगर ये बिल पारित चूँकि हो भी चुका है, अब ये बिल जो है पुरुषों से 33% सीटों पे अपने ही लोगों को रिप्रेजेंट करने का हक छीनेगा, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी है और उन पुरुषों से उनका फंडामेंटल राइट छीनता है अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि ये जो बिल है ये वोटर्स की भी चॉइसेस को रेस्ट्रिक्ट करेगा। आप सोचिए कि 33% सीटों पर सिर्फ एक महिला कैंडिडेट खड़ी हो सकती है, तो उस सीट की जो आबादी है उसका 50% हिस्सा ही कंपटीशन में है। 50% हिस्सा तो कंपटीशन से बाहर, रेस से बाहर हो गया। तो ऑप्शन कितने कम हो गए लोगों के पास। ना सिर्फ पुरुषों के पास ऑप्शन कम हुए, महिला वोटर्स के पास भी तो ऑप्शन कम हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई महिला जो है वो महिला को ही वोट देना चाहेगी या पुरुष पुरुष को ही वोट देना चाहेगा, पर ऑप्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है। आपने ऑप्शन ही लोगों से छीन लिए तो आपने उनका फंडामेंटल राइट
राइट टू चॉइस छीन लिया और ये बेहद गलत है। और तीसरा आर्गुमेंट मेरा ये है कि महिलाएं इस देश में बहुत काबिल हैं, वो अपने दम पर इलेक्शन जीत सकती हैं, उनको किसी आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत है रिप्रेजेंटेशन की। पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप 12-13% महिलाओं को टिकट देते हैं और आप बात आरक्षण की करते हैं। आप दे दीजिए अपनी पार्टी में 33% टिकट महिलाओं को लोकसभा में, विधानसभा के चुनाव में, और उनको जिता करके लाइए, रिस्क लीजिए। इस तरह से आरक्षण देकर पुरुषों से उनका चुनाव लड़ने का अधिकार मत छीन लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप महिलाओं को कमज़ोर बताएंगे, उनको आश्रित बनाएंगे और रिस्क नहीं लेकर के अपने पॉलिटिकल पार्टी के इकोसिस्टम में महिलाओं के लिए जगह भी नहीं बनाएंगे। और इस देश में इंदिरा गांधी जैसी महिला भी रही जो ऐसे समय पे प्रधानमंत्री बनी जब इस समाज को बहुत पैट्रियार्कल कहा जाता था। वो क्यों बनी प्रधानमंत्री? क्योंकि वो काबिल थी। उन्होंने इमरजेंसी लगाई, लोगों से उनके फंडामेंटल राइट छीने, उसके बाद भी वो दोबारा जीत कर आ गई। ऐसा देश है ये। 2004 से 2014 तक 10 साल सोनिया गांधी यूपीए की सर्वे सर्वा रही, इस देश की सबसे बड़ी वो नेता रही और उन्होंने कई कठिन फैसले लिए जिसको इस देश ने स्वीकार किया। लेकिन वो स्वीकार क्यों किया? इसलिए नहीं कि सोनिया गांधी महिला है, इसलिए कि सोनिया गांधी काबिल नेत्री हैं। इंदिरा गांधी काबिल नेत्री थी। आप महिला अगर कोई नेता काबिल होगी तो लोग उसको वोट करेंगे, लोग उसको सराखों पे बैठाएंगे। लेकिन कोई महिला है, केवल इसलिए आप लोगों से कहेंगे आप इसे वोट दे दीजिए, तो ये बहुत गलत होगा और आप लोगों की चॉइसेस को रेस्ट्रिक्ट करेंगे और पुरुषों का तो अपमान आप करेंगे ही, साथ में आप वोटर्स का भी अपमान करेंगे और महिलाओं का भी अपमान करेंगे। अपनी पार्टी में रिप्रेजेंटेशन दीजिए महिलाओं को, ना कि सीटों को आरक्षित करके पुरुषों से चुनाव लड़ने का हक मत छीन लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। ये अफर्मेटिव एक्शन नहीं है, पुरुषों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। ये मेरा मानना है। अगर आप लोगों को मेरा ओपिनियन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको मेरा ओपिनियन गलत रखा तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन भी ज़रूर रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।